अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम अहम मालूमात को जानेंगे जिसके बारे ऑलमोस्ट तमाम पेपर्स में आपको सवालात नजर आते हैं, जो कैसे तमाम competitive एग्जाम्स जिनमें जनरल नॉलेज का पोर्शन ऐड होता है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम सब यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएन की बात करते हुए दूसरी जंग अजीम का जिक्र करना क्यों जरूरी है, इस तंजीम का नाम कब और किसने तजवीज़ किया, इस तंजीम के मकासद क्या थे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ऐसी तमाम दूसरी मालूमात जिनका जानना तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी अहम पॉइंट रह ना जाए और पेपर में आने वाले तमाम सवालात को आसानी से हल कर सकें। मजीद तफसीलात जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये तंजीम कैसे वजूद में आई। आपको मालूम होगा कि दुनिया में अब तक दो अजीम जंगें हो चुकी हैं, जिन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी जंग अजीम अव्वल और सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी जंग अजीम दोम के नामों से जाना जाता है। पहली जंग 1914 से 1918 तक रही। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो इस जंग के नतीजे में जिस तबाही और नुकसान का सामना दुनिया को करना पड़ा, फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए 1920 में एक तंजीम लीग ऑफ नेशंस का क़याम अमल में आया। लेकिन ये ज्यादा अरसे तक चल ना सकी क्योंकि इसका क़याम जिस मकसद के लिए हुआ था वो पूरा नहीं हो सका और 1939 में दुनिया को एक और अजीम जंग का सामना करना पड़ा। और इसी दूसरी जंग अजीम के दौरान तमाम नेशंस यानी तमाम अकवाम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का सोचा गया ताकि दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जाए और आने वाली नस्लों को इस तरह की किसी भी तबाही से महफूज रखा जा सके। इस सिलसिले में 1945 में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें एक बैन अवी अदारे के क़याम पर गौर किया गया, जिसे आज दुनिया यूएन के नाम से जानती है। इसके तारुफ की तरफ आगे बढ़ते हुए हम ये जान लें कि इस ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिश होने से कुछ मंथ पहले इसके बारे एक चार्टर साइन किया गया था और ये इकरारनामा बैन अवी अमन और तहफ़्फ़ुज़ कायम करने और कौमों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाने के बारे में था। पेपर में इसके बारे में भी क्वेश्चन किया जाता है और बहुत बार इस टॉपिक को टच किया गया है। तो इसके इंट्रोडक्शन में पहले हम इसके चार्टर के बारे में जानते हैं, देन हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट को। पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, व्हेन यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज साइंड, यूएन चार्टर को कब साइन किया गया, तो एग्जैक्ट डेट और मंथ का जानना भी बहुत जरूरी है। 26 जून 1945। और इस ऑर्गेनाइजेशन इस तंजीम को फाउंड किया जा रहा है, इसको कायम किया जा रहा है 24 अक्टूबर 1945 को। अब यहाँ पर एक उलझन को दूर करना जरूरी है। पेपर में क्वेश्चंस को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन हाई होता जा रहा है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि जहाँ पे ये पूछा जाए कि चार्टर को साइन कब किया गया, तो तब तो जवाब होगा 26 जून 1945। लेकिन जब क्वेश्चन ये हो कि चार्टर का बैनुल अक़वामी इत्तलाक कब हुआ, यानी इसकी एग्जीक्यूशन कब हुई, इसको लागू कब किया गया, इसको अमल में कब लाया गया, तो देन इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब कि चार्टर का बैनुल अक़वामी तलाक कब हुआ, इसकी एग्जीक्यूशन कब हुई, दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यही है कि इस तंजीम का क़याम कब अमल में आया, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया या इसको फाउंड कब किया गया। तो चार्टर का प्रैक्टिकली लागू होना एक तरह से वो इस तंजीम का क़याम ही था। तो जब क्वेश्चन साइन करने का हो देन 26 जून, एंड जब उसकी एग्जीक्यूशन का हो तो देन 24 अक्टूबर उसका करेक्ट आंसर होगा।
अब हम ये देख लेते हैं कि इसे एस्टैब्लिश 24 अक्टूबर 1945 को किया गया, ये लेकिन ये एस्टैब्लिश हुई कहाँ पर? इसकी एस्टैब्लिश की जो जगह है वो यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इस ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क, यूएसए में है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मिलती हैं? तो वो हैं 6 यानी दफ़्तरी ज़बानें जो इस्तेमाल की जाती हैं जो लागू हैं वहाँ पर वो कौन-कौन सी हैं? वो टोटल 6 हैं। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ये करंट अभी 6 लैंग्वेजेज़ हैं। बट 1973 से पहले-पहले अरेबिक इसका हिस्सा नहीं थी। यानी 1973 से पहले 5 दफ्तरी ज़बानें थीं। अरेबिक को 1973 में इस तंज़ीम की ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ की लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है आने के चांसेस हैं कि अरेबिक को कब ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में शामिल किया गया तो आंसर होगा 1973 या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि कौन सी वो लैंग्वेज है जो कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में बाद में ऐड की गई तो उसका आंसर होगा अरेबिक। अब हम ये देखते हैं इसका यूनाइटेड नेशंस का नाम जो है कब और किसने तजवीज़ किया? तो इसको तजवीज़ करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेज़िडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट है। फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने इसका नाम तजवीज़ किया बट किया कब? इसके बारे में क्वेश्चन 2 तरह से आता है। या तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि व्हेन वाज द टर्म यूनाइटेड नेशंस क्रिएटेड यानी ये जो यूनाइटेड नेशन का नाम है ये एक टर्म है इसे कब बनाया गया कब क्रिएट किया गया और आंसर में ईयर नहीं होगा आपसे ये पूछा जाएगा बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड या ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड तो आप सब जान लें कि जो टर्म यूनाइटेड नेशंस है इसको क्रिएट किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड दूसरी जंग अज़ीम के दौरान। अब वो साल कौन-सा था? यानी व्हेन वाज़ द टर्म यूएन फर्स्ट यूज्ड? व्हेन वाज़ द टर्म यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट यूज्ड? पहली बार इसका इस्तेमाल कब किया गया या इसको बनाया कब गया? तो वो साल कौन-सा था? 1942 1942 में। और ये क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से 1945 तक रही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। पहली बार जब इसका नाम तजवीज़ किया गया, जब नाम लिया गया तो वो साल था 1942 का और वर्ल्ड वॉर अभी जारी थी जंग-ए-ज़ीम 2 और इसको इस नाम को बनाने वाला कौन है, तजवीज़ करने वाला इसका ख़्याल पेश करने वाला कौन है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट। अब हम ये देखते हैं कि इस तंज़ीम का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है, क्यों इसे कायम किया गया? तो इसका पर्पज़ है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस अ, बैनुल-अक़वामी अमन को मेंटेन करना, उसको कायम रखना, ये इसका मकसद था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके चार्टर की तरफ इसके स्ट्रक्चर की तरफ स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ। यूएनओ के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि फाउंडिंग मेंबरान कितने हैं और टोटल मेंबरान कितने हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड इसके साथ-साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट इस ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑर्गन्स कितने हैं। जहाँ बात की जाती है फाउंडिंग मेंबर्स की, तो वो हैं 51। 51 फाउंडिंग मेंबर्स हैं बट यहाँ पे भी एक उलझन क्रिएट होती है। बहुत सी जगहों पे आपको फाउंडिंग मेंबर्स 50 भी लिखे हुए मिलेंगे। तो ऑथेंटिक मालूमात क्या है या करेक्ट आंसर जो है वो 50 है या फिर 51 तो इस उलझन को भी दूर कर लेते हैं। हुआ ये कि जब 1945 में 26 जून को ये चार्टर साइन किया गया, तो तब जो कंट्रीज़ थे वो 50 थे। यानी अगर क्वेश्चन इस तरह से हो
हाउ मैनी कंट्रीज साइंड द यूएन चार्टर ऑन 26 जून? तो तब आंसर होगा 50। यानी 26 जून को जब ये चार्टर साइन हुआ, वहां पे एक वक्त पर जो जितने ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे, तो वो 50 ममालिक थे, 50 कंट्रीज थे वहां पर। बट जब इसको एस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर को, उससे पहले पहले एक और मुल्क था जिसने इस चार्टर पर साइन किया, और वो था पोलैंड। पोलैंड 51st कंट्री था जिसने इसको इसके चार्टर पे साइन किया। उसने अक्टूबर के मंथ में किया, यानी 24 अक्टूबर से पहले-पहले। तो जब ये एस्टेब्लिश हो रही है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जब इसको बनाया जा रहा है, तो उस टाइम पर टोटल मेंबरान क्या हो गए? 51। यानी चार्टर के साइन करते वक़्त 26 जून को 50 थे, बाद में एक और पोलैंड मुल्क ऐड हो गया, और जब 24 अक्टूबर को इसको एस्टेब्लिश किया गया, तब टोटल तादाद जो फाउंडिंग मेंबरान की थी वो 51 थी। तो करेक्ट आंसर हुआ 51। तो यहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी पेपर में आए हुए सवाल की स्टेटमेंट पर फ़ोकस करने की, और स्टेटमेंट को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम डिसीज़न लेंगे कि 50 आंसर होगा या फिर 51 होगा। आगे बढ़ते हैं इसके टोटल मेंबरान की तरफ। तो टोटल मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो 193 हैं यूएनओ के। ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं? तो ऑब्जर्वर स्टेट्स 2 हैं। उनके नाम क्या हैं? नाम जानना भी ज़रूरी है। एक वेटिकन सिटी है और एक पैलेस्टाइन है, यानी फ़लस्तीन। इसके साथ एक स्ट्रक्चर का जो सबसे अहम पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर का, वो है प्रिंसिपल ऑर्गन्स। यानी ये ऐसे 6 पार्ट्स हैं, 6 हिस्से हैं यूनाइटेड नेशंस के, कि जो एक साथ मिलें, एक साथ जुड़ें, तो तब जाके यूनाइटेड नेशंस कंप्लीट होती है। ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, इसके ये आगे फर्दर 6 पार्ट्स हैं, जो मिलकर यूनाइटेड नेशंस की बॉडी को कंप्लीट करते हैं। तो जहाँ हम ये पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स 6 हैं, वहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि वो कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं, और उनका क्या काम है। यूनाइटेड नेशंस और इसके ऑर्गन्स, इनमें सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आता है, वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, इसमें इसको ये मेन पॉलिसी मेकिंग इसका पार्ट है, बॉडी है, एंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है। क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है कि विच इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का वो है जनरल असेंबली। टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं? तो 193 हैं। एंड इसके जो मजीद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसके जिम्मा लगाए गए काम हैं, वो बेसिकली 3 हैं। वैसे तो सारी यूनाइटेड नेशंस का जो निज़ाम है वो इसी के अंडर है, बट यहाँ पे हम 3 बेसिक कामों को देखेंगे, वो कौन-कौन से हैं। पहली इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है, अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी जो सलामती कौंसल, एक इसका एक और ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, सेकंड ऑर्गन जिसे हम अभी पढ़ेंगे, सलामती कौंसल जिसे कहा जाता है। उसकी रिकमेंडेशन पे वो जिसको रिकमेंड करती है, उसको जनरल असेंबली एज़ अ सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर देती है, तकर्रुरी कर देती है उसकी। तो सेकंड जो इसका काम है वो है इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सलामती काउंसिल को अभी हम पढ़ते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसके नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं और परमानेंट मेंबर भी होते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं सलामती काउंसिल के, उनको इलेक्ट कौन करता है? तो वो जनरल असेंबली ही करती है। थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो है अप्रूविंग द यूनाइटेड नेशंस बजट। यूनाइटेड नेशन का बजट अप्रूव करना, यानी उसके सालाना क्या अखराजात होंगे, आमदन क्या होगी, फंड्स जो हैं कहाँ से आएँगे, कहाँ पे लगेंगे, ये सारा काम जो देखना, ये भी जनरल असेंबली जो है उसी की ड्यूटी है। नेक्स्ट एंड सेकंड जो हमारे पास ऑर्गन है इसका, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सलामती काउंसिल। सलामती काउंसिल के टोटल मेंबरान हैं 15। परमानेंट मेंबर्स हैं 5 और नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10। परमानेंट मेंबर कौन-कौन से हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। तो उनके नाम देख लें आप, यूके, यूएसए,
चाइना, फ्रांस एंड रशिया। ये इसके 5 बेसिक परमानेंट मेंबर हैं। मुस्तकिल मेंबरान हैं इसके, और नॉन परमानेंट यानी गैर मुस्तकिल जो मेंबरान हैं वो 10 हैं, और ये चेंज होते रहते हैं। इनका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है, यानी एक मुल्क को जब एक नॉन परमानेंट के तौर पर लाया जाता है, तो 2 साल का अरसा जो है वो उसका मेंबर बन के रहता है, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट कंट्री की बारी आ जाती है। अब ये देखना और जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान कब कब और कितनी बार जो है इसका वो नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। तो हम कब रह चुका है ये हम फर्स्ट और लास्ट देखेंगे, और कितनी बार तो ये आपके सामने है, क्योंकि इसके क्वेश्चन के भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये पास्ट पेपर्स में आ भी चुका है कि पाकिस्तान रिमेन्ड द नॉन परमानेंट मेंबर फॉर हाउ मैनी टाइम्स। तो ये 7 टाइम्स, यानी 7 बार पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का रह चुका है। कब-कब रह चुका है? तो 1952 से 1953 तक, और लास्ट जो ये रहा है ये 2012 से 2013 तक ये रह चुका है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके टोटल 54 मेंबर्स हैं, और टोटल 54 मेंबर्स में से जो 18 को सिलेक्ट किया जाता है, और इनका जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का है। 3 साल के लिए ये टोटल इनका ड्यूरेशन रहता है, और ये उसके बाद ये चेंज हो जाते हैं। इसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये इसका जो इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई, इसको जो काम दिया गया था, ऑलमोस्ट 11 इलाके थे जो इसके अंडर थे, और उनकी इंडिपेंडेंस के बारे में काम करना था, और भी कुछ दूसरे मामलात भी थे। बट वो काम जब कंप्लीट हो गया 1994 में, एक द रिपब्लिक ऑफ पलाओ, एक लास्ट 11वां जो इलाका था जो आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंस उसे मिल गई, देन इसका काम कंप्लीट हो गया, तो इसलिए इसे इनएक्टिव कर दिया गया, इसे सस्पेंड कर दिया गया, और वो साल था 1994 का। इसके बारे में जो सवाल आता है पेपर में, वो यही होता है, यही पूछा जाता है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, इसको कब इनएक्टिव किया गया? तो उसका आंसर होगा 1994 में। नेक्स्ट एंड फिफ्थ ऑर्गन इसका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसे आईसीजे के नाम से जाना जाता है। आईसीजे ये एक दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कोर्ट है, और इसमें तमाम दुनिया के जो लीगल मामलात होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें सेटल किया जाता है, और वहाँ पे हर मुल्क जो है वो अपना मामला वहाँ पे पेश कर सकता है। टोटल मेंबर्स हैं इसके 193, एंड इसमें जो टोटल जजेस हैं वो हैं 15, और इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि आईसीजे के जो टोटल जजेस हैं उनकी तादाद क्या है? तो एग्ज़ैक्ट उनकी जो है वो 15 जजेस हैं, वहाँ पर जिन्हें इलेक्ट किया जाता है। इन्हें कितने अरसे के लिए इलेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है 9 साल। 9 साल के लिए इन्हें इलेक्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद ये इनका ड्यूरेशन एंड होता है और फिर चेंज होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाकी जो 5 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, उन तमाम का हेडक्वार्टर वही है जो यूनाइटेड नेशंस का है। यानी यूएनओ का जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, वही हेडक्वार्टर इन बाकी 5 ऑर्गन्स का है। बट जस्ट एक ये जो फिफ्थ ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी इसका हेडक्वार्टर चेंज है, और वो एक अलग कंट्री में है, अलग इलाके में है। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, और नेक्स्ट भी आने के चांसेस हैं। तो कंट्री का नेम है नीदरलैंड्स, एंड इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है द हेग, वहाँ पर हमें आईसीजे का हेडक्वार्टर मिलता है।
इसके बाद सेक्रेटेरिएट, ये छठा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और इसका हेड कौन होता है? हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन होता है। इसका ड्यूरेशन 5 साल का होता है, और सेक्रेटरी जनरल को अभी हमने पढ़ा कि जनरल असेंबली जो है वही इलेक्ट करती है, और सलामती कौंसिल जो है वो इसको रिकमेंड करती है सेक्रेटरी जनरल को। तो सेक्रेटेरिएट का जो हेड है उसे रिकमेंड कौन करता है? सलामती कौंसिल, और उसे इलेक्ट कौन करती है? उसकी तकर्रुरी, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करती है? वो जनरल असेंबली करती है। और ये कब तक, इसका ड्यूरेशन कितना है? ये है 5 साल का ड्यूरेशन, 5 साल के लिए ये इसकी तकर्रुरी होती है सेक्रेटेरिएट के हेड की। अब हम सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में तमाम जो अहम पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। पहली बात तो ये कि टोटल सेक्रेटरी जनरल्स कितने हैं अब तक? तो वो है 9। अभी जो सेक्रेटरी जनरल करंट चल रहा है, वो 9वाँ सेक्रेटरी जनरल है। दूसरी बात ये कि ये कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? ये क्वेश्चन जो होता है कि इनका नंबर कौन-सा है, ये कौन-सा सेक्रेटरी जनरल है, वो फिगर हमें याद रखना ज़रूरी होता है। और ये बात कि ये इसका ताल्लुक कौन से मुल्क से है, ये याद रखना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास जो पहले नंबर पर सेक्रेटरी जनरल हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल वो हैं अ ट्रिग्वी ली। ट्रिग्वी ली, ये इनका ताल्लुक नॉर्वे से है, और ये इस लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में ये सवाल होता है कि ऐसे कौन से सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन किया। तो ये पहले सेक्रेटरी जनरल हैं जिन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन किया, और इनका ताल्लुक नॉर्वे से था। सेकंड सेक्रेटरी जनरल है हमारे पास, इनका ताल्लुक स्वीडन से है, और ये ऐसे सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका ड्यूरिंग ऑफिस जिनकी डेथ हो गई थी। यानी अभी इनकी जॉब चल रही थी, अभी ये अपनी पोस्ट पर मौजूद थे और उसी दौरान इनकी डेथ हो गई, तो इनका ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था अभी, और ये इनका नाम है डैग हैमरशोल्ड। इसे हैमरस्कोल्ड एंड हैमरशोल्ड दोनों तरह पढ़ सकते हैं, और इनका ताल्लुक कहाँ से है? स्वीडन से, और ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल हैं। थर्ड सेक्रेटरी जनरल ये है यूथेंट, और यूथेंट का ताल्लुक है बर्मा से, और इनका ड्यूरेशन जो है 1961 से 1971 तक है। और इनके बारे में जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो जो इनके बारे में क्वेश्चन आता है पेपर में, वो यही होता है कि फर्स्ट एशियन है ये। यानी कौन से सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो पहले एशियन हैं, तो कंटिनेंट एशिया से इनका ताल्लुक है, और ये पहले एशियन थे जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बने। अब इनका हमें ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये कौन से सेक्रेटरी जनरल थे, तो ये तीसरे नंबर पर थे, थर्ड सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इनका ये फिगर याद रखना भी ज़रूरी है, और इनका ताल्लुक किस मुल्क से है, ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड फोर्थ सेक्रेटरी जनरल जो हैं कर्ट वाल्डियम, ये इनका ताल्लुक है ऑस्ट्रिया से, और इनका ड्यूरेशन 1972 से 1981 तक। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल को। फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल ये हैं हावियर प्रेज डिक्वेयर, और इनका ताल्लुक पेरो से है। अब इनके बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से सेक्रेटरी जनरल हैं। ऑप्शंस में नाम दे दिए गए थे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरी जनरल, कौन सा नीचे दिए गए सेक्रेटरी जनरल में से कौन सा सेक्रेटरी जनरल है जिसका ताल्लुक पेरो से है। वहाँ पे कंट्री का बता दिया गया था, और नाम पूछा गया था। तो ये हावियर प्रेस डिक्वेयर हैं, जो कि पेरो से बिलॉन्ग करते हैं, और ये 5वें सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के। नेक्स्ट सिक्स्थ सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये हैं इजिप्ट से इनका ताल्लुक है, बिलॉन्ग करते हैं ये, और इनका नाम है बोट्रस बोट्रस गाली। इसके बाद हमारे पास लास्ट 3 सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उनमें तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 7th सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान हैं, और इनका ताल्लुक है घाना से, और इनके बारे में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोफी अन्नान का ताल्लुक कहाँ से था? कहाँ से बिलॉन्ग करते थे वो?
तो ये रहे हैं 1997 से 2006 तक। ये करंट अफ़ेयर्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और ये 7th सेक्रेटरी जनरल है और ये याद रखना ज़रूरी है कि ये इनका ताल्लुक कहाँ से था। इसके बाद 8th सेक्रेटरी जनरल हैं और उनका नाम है बांग की मून और इनका ताल्लुक कोरिया से है। 2007 से 2016 तक इनका ड्यूरेशन है। 9th एंड लास्ट और करंट सेक्रेटरी जनरल है हमारे पास और ये हैं एंटोनियो गुटेरेस फ्रॉम पुर्तगाल। पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है और ये अभी करंट हैं और इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके बारे में याद रखना। और इनके बारे में एक और चीज़ याद रखें कि इन्होंने कब ये चार्ज एज्यूम किया, कब इन्होंने ऑफिस सँभाला, तो वो है 1 जनवरी 2017। तो 1 जनवरी 2017 से अब तक ये वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल के तौर पर वर्क कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, हम देखेंगे यूएनओ के सेशंस को। तो यूएनओ के सेशंस कब हुए और कहाँ पर हुए और इनका हम ये देखेंगे सॉरी कहाँ पर नहीं हुए बल्कि हम ये देखेंगे कि इन सेशंस के प्रेज़िडेंट कौन थे और उनका ताल्लुक कहाँ से था। हमने उनके कंट्रीज़ को देखना है, कहाँ से वो बिलॉन्ग करते थे, तो ये जानना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं पहला सेशन जो है ये हुआ 10 जनवरी 1946 को। ये सेशंस जो हैं ये 1 साल बाद होते हैं यानी हर साल होते हैं ये और इनमें प्रेज़िडेंट का नाम जानना ज़रूरी है और वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं ये देखना ज़रूरी है। तो पहले सेशन के जो प्रेज़िडेंट थे वो पॉल हेनरी स्पार्क थे और इनका ताल्लुक बेल्जियम से है। और 17th सेशन जो है इसको इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसके प्रेज़िडेंट जो थे वो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। तो इस वे में 17th सेशन को याद रखना ज़रूरी है। यानी हमें ये भी देखना है कि जिस सेशन में पाकिस्तान से बिलॉन्ग करने वाले प्रेज़िडेंट मौजूद थे उसका नंबर कौन-सा है तो 17वाँ सेशन है और इसके साथ-साथ हमें ये देखना है कि ये हेल्ड कब हुआ, ये साल कौन-सा था? तो 1962 से 1963 का ड्यूरेशन बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट 3 सेशंस को और ये सेशंस इनमें 76 सेशन है। ये हेल्ड हुआ 14 सितंबर 2021 को। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। प्रेज़िडेंट है अब्दुल्ला शाहिद और ये हैं मालदीव्स से इनका ताल्लुक है। नेक्स्ट है 77th सेशन, ये हेल्ड हुआ है 13 सितंबर 2022 को और इसके प्रेज़िडेंट हैं साबा क्रोज़ी फ्रॉम हंगरी और 78th एंड करंट सेशन जो यूएनओ का हुआ है, ये है 1 जून 2023 को और इसके प्रेज़िडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस और इनका ताल्लुक कहाँ से है? ये एक आइलैंड है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ से इनका ताल्लुक है। यहाँ पे एक लास्ट चीज़ जो जाननी ज़रूरी है, वो ये कि अब जो नेक्स्ट सेशन 2024 में होगा यूएनओ का, वो कौन-सा है? उसका फ़िगर क्या है, उसका नंबर क्या है? तो वो याद रखना ज़रूरी है कि वो 79th सेशन होगा, जो अभी 2024 में होगा। तो इसलिए उसका फ़िगर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी तरह ये 2021, 2022 और 2023 के भी तीनों सेशंस का नंबर याद रखना ज़रूरी है कि ये कौन-कौन से सेशंस थे, जो इस दौरान में हुए। तो आज के लिए यही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में तमाम अहम मालूमात थी। अगर आप ऐसी ऑथेंटिक मालूमात लेना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें।